चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब होता है कि जो आदमी चोर होता है, जो चोरी किया हुआ होता है या करने वाला होता है, तो उसके मन में हमेशा पकड़े जाने का डर बसा रहता है, संशय बना रहता है। उसे लगता है कि कहीं चोरी पकड़ी न जाए, कहीं सजा न भुगतनी पड़ जाए, और इन्हीं सब से बचने के लिए वो हमेशा कोई न कोई तिकड़म लगाता रहता है। सवाल यह है कि क्या ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है और मोदी शाह की तर्ज पर ही चल रहा है? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोदी और शाह की पुरानी चाल पर खेल रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि फडणवीस शाह के बेहद करीबी हैं, मोदी के लाडले हैं और गडकरी से कम बनती है। अब उनकी पार्टी में कौन किसका लाडला है, कौन किसका प्रिय है, कौन किससे बैर रखता है, इससे देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता। मगर जब जनता के अधिकार लूट लिए जाएं, जब जनता को गुलाम बनाने की कथित कोशिश की जाए, तब तो फर्क पड़ना चाहिए। और जब जनता को गुलाम बनाया जाएगा तो विपक्ष को भी फर्क पड़ना चाहिए। मगर सवाल है कि क्या विपक्ष भी देश की जनता को गुलाम बनते हुए देखना चाहता है? आप कहेंगे कि कैसी गुलामी? तो समझने वाली बात यह है कि व्यक्ति जब किसी मामले पर विरोध न करे, सवाल न करे, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक न हो, तो उसे कभी एहसास ही नहीं होगा कि आज़ादी क्या होती है, लोकतंत्र किस चिड़िया का नाम है और किस तरह वो धीरे धीरे गुलामी में उतर गया। उसे इसका एहसास बहुत देर से होता है। दरअसल अभी महाराष्ट्र में MSPS यानी महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 पारित किया गया है। हिंदी में कहें तो महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक। इसका नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि जनता की सुरक्षा से संबंधित चीज है, मगर सावधान, मैंने कई बार कहा है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, बीजेपी RSS वाले किसी कानून का जो नाम रखें उसे समझ लीजिए कि काम उसका ठीक उल्टा होने वाला है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, आप कृषि कानून को उठाकर देख लीजिए, 3 कृषि कानूनों को सुधार शब्द रखा गया था यहाँ पर। इसी तरह से पिछले 11.5 सालों में तमाम भाजपाई सरकारों के जन अधिकारों को कथित रूप से कुचलने वाले कानूनों के नाम जब आप देखेंगे और कानून के काम, उनका रिजल्ट जब देखेंगे, तो पता चलेगा कि नाम और परिणाम में कितना अंतर है। अभी 25 जून को ही भाजपा वाले संविधान हत्या दिवस मना रहे थे, इमरजेंसी को याद कर रहे थे, और उसके 15 दिन बाद ही महाराष्ट्र में 10 जुलाई को ध्वनिमत से एक ऐसा विधेयक पारित कर दिया गया कि अब महाराष्ट्र बेतहाशा, बेइंतहा, बेमुरव्वत लुटता रहेगा, जनता बोल नहीं पाएगी, और बोलेगी तो वही होगा जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। क्योंकि भीड़ को एक चेहरा, एक संगठन चाहिए, भीड़ को नेतृत्व चाहिए, भीड़ को लीडर चाहिए। मगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने ऐसा जुगाड़ निकाल लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि संभावित विरोध और विरोध के खतरों से बचने के लिए फडणवीस को अपनी दाढ़ी में तिनका नजर आने लगा है। हालांकि फडणवीस दाढ़ी रखते नहीं हैं, हो सकता है मुझ में ही तिनका अटक गया हो। इस कानून में ऐसे क्या प्रावधान हैं कि जनता की जुबान पर बहुत बड़ा ताला लटक सकता है, लोकतंत्र के लिए किस तरीके से खतरा पैदा करता है, और इस कानून का महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में हुए चुनाव और राष्ट्रीय सेठ से क्या संबंध बताया जा रहा है, उसको जरा बारीकी से समझिएगा। और भाजपा शासन के अन्य राज्य भी तैयार रहे, वहां की जनता भी तैयार रहे, जल्द ही उनके यहाँ भी इस तरह का तिकड़म देखने को मिल सकता है। हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत को मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले 11.5 साल में कई बार साबित किया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप हमें सहयोग कर रहे हैं, इसलिए अभी इसको निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये जो हो रहा है ये तभी संभव है जब गोदी मीडिया को कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। यदि इस देश में मीडिया होता तो इतना कठोर और कथित रूप से गैर लोकतांत्रिक कानून कभी न बनता और विपक्ष भी साइलेंट समर्थन न देता। इस मामले पर फ्रंटलाइन के लिए अमेय तिरोडकर ने जो खबर लिखी है, जो एनालिसिस दिया है, उसी का स्रोत लेकर मैं आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस कानून पर आने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बता दूं, जैसे कि याद करिए, नरेंद्र मोदी की सत्ता ने RTI कानून में संशोधन कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा दिया गया भारत की जनता को एक बेहद महत्वपूर्ण अधिकार था। हम और आप 10 रुपए में किसी भी सरकारी खर्च का पूरा हालचाल ले सकते थे, तमाम सारी जानकारियां उपलब्ध हो सकती थी। आम आदमी यानी हम सरकार का लेखा जोखा, हिसाब किताब 10 रुपए में प्राप्त कर सकते थे। अब आप जरा सोचिए, यदि डॉक्टर साहब गड़बड़ रहे होते
तो क्या वो देश की जनता को ऐसा अधिकार देते? और इसी कानून की वजह से उनकी सरकार बार बार कटघरे में खड़ी हुई, मगर उन्होंने कभी इस कानून पर कैंची नहीं चलाई। और अभी वाले यदि ईमानदार होते तो क्या इस अधिकार को कमजोर करते? शायद कांड करने से पहले मालूम था कि इस कानून को कमजोर कर लो, वरना जनता सबको जान जाएगी। और आज देखिए, किसी भी सूचना को कॉन्फिडेंशियल बताकर जवाब देने से मना कर दिया जाता है। तो सवालों के जवाब देने से कौन भागता है? वही ना जो गड़बड़ होता है। और भागने का जुगाड़ कौन करता है? वही जिसने चोरी की हो, जो चोरकट हो। और सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी इसी तरह की कहानी थी। पिछले दिनों केंचुआ समेत तमाम संस्थाओं के अधिकारियों को बचाने की ऐसी ही कहानी सामने आई कि उन पर कभी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। लोगों ने कहा कि अधिकारियों से गलत काम करवाने के लिए उन्हें भरोसा दिया जा रहा है कि अगर सरकार बदल भी गई तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। इसके बाद कहीं ब्रॉडकास्ट बिल लाया जाता है, तो कहीं अलग अलग जुगाड़ बनाकर जनता की आवाज को दबाने और अपनी कुर्सी को बचाने का सिस्टम बनाया जाता है। एकदम आसान भाषा और कम शब्दों में पहले ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में जो कानून बना है उसमें प्रावधान क्या है। इस विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि युवाओं को, पेशेवरों को और नौकरशाहों को ब्रेन वॉश करने वाले शहरी माओवादी नेटवर्क के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। देवेंद्र फडणवीस मानते हैं कि शहरी इलाकों के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश माओवादी लोग कर रहे हैं। फडणवीस ने दावा किया कि नक्सलवाद का खतरा केवल नक्सल प्रभावित राज्यों के दूर दराज इलाकों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नक्सली संगठनों के माध्यम से शहरी इलाकों में भी इसकी उपस्थिति बढ़ रही है। यानी देवेंद्र फडणवीस ये मान रहे हैं कि नक्सलवाद दूर दराज के इलाकों की बात नहीं रह गई, उससे संबंधित लोग, नक्सली और माओवादी लोग संगठनों के माध्यम से शहरी इलाकों में भी पहुंच गए हैं। यानी विचारधारा के माध्यम से अब ये जो कानून बनाया गया है, इसके माध्यम से राज्य सरकार किसी भी संगठन को संदिग्ध बताकर गैर कानूनी घोषित कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे संगठन की सदस्यता लेता है, उसकी तरफ से पैसे का लेन देन होता है या उसका मैनेजमेंट करता है या किसी भी तरह की सहायता करता है, तो ये सब गैर कानूनी गतिविधियां हो जाएंगी। इसका इम्पैक्ट किस किस तरह से हो सकता है, एकदम आसान भाषा में बताएंगे। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। और यदि आप सोच रहे हैं कि हमसे क्या, तो अभी बता देता हूं, कोई बचेगा नहीं। सबका नंबर आया है, आ रहा है बारी बारी से, आपका भी आएगा। इस कानून के तहत 2 से 7 साल की कैद की सजा हो सकती है, 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह अपराध संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, यानी वारंट के बिना ही गिरफ्तारी की जा सकती है। ध्यान रहे, यहाँ गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा अत्यंत अस्पष्ट है, जैसे शांति या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा। अब पुलिस और प्रशासन किस चीज को खतरा मान लेगी, ये उनके ऊपर है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है और उससे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। यह विधेयक गैर कानूनी गतिविधि को व्यापक रूप से एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के लिए खतरा है या खतरा पैदा कर सकता है या कानून के शासन में हस्तक्षेप करता है। अब सवाल यह है कि इस परिभाषा में तो संभवतः सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी शामिल हो जाएगा, जो कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के रूप में है। यानी लोग किसी भी तरीके का विरोध नहीं कर पाएंगे, सवाल नहीं कर पाएंगे, मांग नहीं कर पाएंगे, प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो सरकार अपने हिसाब से सुलट लेगी, वो फैसला करेगी कि इनको किस तरह से लपेटना है या प्रदर्शन करने देना है। इस कानून के आते ही एक चर्चा ये भी होने लगी है कि ऐसा लगता है कि धारावी से लेकर विदर्भ में खनिज दोहन तक महाराष्ट्र में एक सेठ को लाभ पहुंचाने के लिए जो किया जा रहा है, उन सब को देखते हुए जनता सड़क पर ना आ जाए, विरोध न करे, सवाल न करे, इसके लिए लोगों को चुप कराना है। तो ऐसा कठोर कानून चाहिए जिससे जनता को डराया जा सके। वैसे एक सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अजीब तरह का माहौल बना था। आज भी राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी कर लिया गया, हैक कर लिया गया। लोगों में उन चीज़ों को लेकर भी रोष है, गुस्सा है। कहा जाता है कि जब कई चीज़ मिलकर इकट्ठा हो जाती है तो फिर वो एक साथ ब्लास्ट करती है। शायद ऐसे ही किसी जनता के ब्लास्ट से बचने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया होगा, क्योंकि अगर कोई जन आंदोलन होगा तो कई संगठन मिलकर करते हैं। जैसे ही भनक लगे कि कोई संगठन विरोध करने वाला है, आंदोलन करने वाला है, प्रदर्शन करने वाला है, तो उसको गैर कानूनी घोषित कर दो, उसके सदस्यों को उठा के जेल में ठूस दो। न रहेगा संगठन, न रहेगा लीडर, न इकट्ठा होगी जनता, क्योंकि जनता को हर बार लीडर चाहिए, चेहरा चाहिए, वरना कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये हो सकता है कि आंदोलन का जो चेहरा था वो बाद में राजनीति में ना आए, नेतागिरी ना करे, मगर आंदोलन के वक्त चेहरा चाहिए और वैसा ही चेहरा पैदा न हो, इसका जुगाड़ लगातार बनाया जा रहा है। अपने इस लेख में इन्होंने
इन्होंने कई और महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, जरा ध्यान से सुनिए। इन्होंने बताया है कि भारत जोड़ो अभियान की महाराष्ट्र शाखा और पीपुल्स यूनियन पावर सिविल लिबर्टीज सहित कई नागरिक समाज समूह ने इस विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने का आग्रह किया। लोगों ने इसकी मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे अधिनायकवाद का अग्रदूत बताया है। इनका कहना है कि विधानसभा में केवल माकपा विधायक विनोद ने विधेयक का कड़ा विरोध किया और इसे कठोर बताया। रोहित पवार ने इसके संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताई, लेकिन फडणवीस ने आश्वासन दिया कि राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना नहीं बनाया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस नेता ने 2018 के भीमा कोरेगांव मामले का जिक्र किया, जिसमें कई लोगों को शहरी नक्सली के नाम पर गिरफ्तार किया गया था, मगर इन सब के बाद भी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कोई खास विरोध नहीं किया। यानी महाराष्ट्र में विपक्ष भी लुटते अधिकारों का तमाशबीन बना बैठा है, जबकि इसी तमाशे ने उसे विपक्ष में बैठने को मजबूर किया है। फिर भी आंख नहीं खुल रही। अपने लेख में इन्होंने लिखा है कि विपक्ष के इस खामोशी ने नागरिक समाज के उन कार्यकर्ताओं को झकझोर दिया जो 1 साल से भी ज्यादा वक्त से इस विधेयक का विरोध कर रहे थे। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 28 जून को मुंबई में इस विधेयक के विरोध में आयोजित रैली में शामिल होने का काम किया, मगर बाद में ये सब भूल गए। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल और अभिजीत वंजारी ने इस विधेयक की निंदा करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के विधान पार्षद अनिल परब ने इसकी ढेर सारी कमियों के बारे में सवाल उठाया। उनका कहना है कि केवल वामपंथी उग्रवाद को ही निशाना क्यों बनाया गया, जबकि दक्षिणपंथी उग्रवाद को नजरअंदाज कर दिया गया। ठाकरे ने इसे जन सुरक्षा नहीं बल्कि भाजपा सुरक्षा विधेयक करार दिया। आपत्तियों के बावजूद दोनों सदनों में सरकार की संख्या बल के कारण यह विधेयक पारित हो गया। कई विपक्षी सदस्यों ने राज्यपाल से कहा कि इस पर सहमति मत दीजिएगा, मगर आप तो जानते ही हैं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भोरे भोरे फडणवीस को जगा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा सकते हैं, तो पास हुए कानून पर वर्तमान राज्यपाल विधेयक पर सहमति क्यों नहीं देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा समर्थक और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग लंबे वक्त से अर्बन नक्सल की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी एनआरसी सीए के मामले में याद करिए, कृषि कानून का विरोध जब चल रहा था तब भी याद करिए किस तरीके से इन लोगों ने अर्बन नक्सल शब्द का प्रयोग किया, कहा कि ये सारा आंदोलन अर्बन नक्सल करवा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी भी इसको बार बार बढ़ावा देते हैं और इसके लिए भीमा कोरेगांव मामला सबसे तगड़ा उदाहरण है। राजनीतिक वैज्ञानिक आनंद तेलतुंबड़े, कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पार्किंसन रोग से पीड़ित होने के बावजूद बार बार फादर स्टेन स्वामी जमानत मांगते रहे, नहीं मिली। जेल में स्ट्रॉ मांग रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 84 साल के इस बुजुर्ग को स्ट्रॉ दिया जाना चाहिए कि नहीं, खतरा तो नहीं है। पार्किंसन से पीड़ित स्टेन स्वामी 5 जुलाई 2021 को हिरासत में ही मौत के घाट उतर गए। एक और उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय का याद करिए। प्रोफेसर GN साईं बाबा, एक सत्र न्यायालय ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लगभग 1 दशक जेल में बिताने के बाद उन्हें मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 2 बार बरी कर दिया और बरी होने के कुछ ही महीने बाद साल 2024 के आखिर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कांग्रेस MLC अभिजीत वंजारी ने इस विधेयक के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावा करते हैं कि नक्सलवाद आंदोलन लगभग पराजित हो चुका है, खत्म हो चुका है, केवल 28% बचा है। अगर ये सच है तो ये किस कानून के तहत हासिल किया गया? यानी देश में कोई तो कानून है, कोई तो सिस्टम है जिसके तहत नक्सल की 72% समस्याएं सॉल्व हो गई। फिर इस नए कानून की क्या जरूरत है? नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट के संजय MG ने कहा कि यह कानून भारत की लूट के खिलाफ भविष्य में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए है। ध्यान रखिएगा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि यह कानून भारत की लूट के खिलाफ भविष्य में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए भाजपा के विकास मॉडल का विरोध किया जा रहा है, चाहे वो धारावी का पुनर्विकास योजना हो या विदर्भ में खनिज दोहन। लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए ये कानून उन्हें चुप कराने के लिए बनाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कोरदे ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है और इसमें 90% से ज्यादा दक्षिणपंथी नेता शामिल है। अगर फडणवीस को सचमुच कानून व्यवस्था की परवाह होती तो वो नफरत फैलाने वाले भाषणों और हिंसा के खिलाफ कानून बनाते। भारत जोड़ो अभियान के लोगों ने कहा कि हम पूरे महाराष्ट्र में विरोध कार्यक्रम करेंगे। ये कानून स्पष्ट रूप से एक जन विरोधी विधेयक है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने इस कानून को अदालत में चुनौती देने की योजना बनाने की घोषणा की। उन्होंने भी कहा कि ये बेहद कठोर और असंवैधानिक है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यानी सोचिए, जिस महाराष्ट्र में आए दिन तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के नेताओं द्वारा नफरत के भाषण दिए जाते हैं, कॉमेडियन की कॉमेडी बर्दाश्त नहीं होती, स्टूडियो पर हमला कर दिया जाता है, जान से मारने की धमकी दे दी जाती है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जिस महाराष्ट्र में खास विचारधारा के लोगों को खुली छूट है तांडव मचाने के लिए, उसी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री संगठनों को टारगेट करने के लिए कथित रूप से विरोध प्रदर्शनों और जनता के सवालों को, आवाजों को दबाने का जुगाड़ बना रहे हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।